शायद हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ लिए होंगे कि बोहर का एटॉमिक मॉडल किन किन चीजों पर बेस है और कैसे कैसे उसको देखना। अभी तक जितने भी एटॉमिक मॉडल फेल हुए हैं वो सारे एटॉमिक मॉडल किस रीजन से फेल हुए हैं, उनका मेन रीजन क्या था। डाल्टन का एटॉमिक मॉडल फेल होने के लिए जे थॉमसन जिम्मेदार थे और जे थॉमसन के इस मॉडल को फेल करने के लिए रदरफोर्ड जिम्मेदार थे और रदरफोर्ड के इस मॉडल को फेल करने के लिए ढेर। तो पहले उन सारे साइंटिस्ट के बारे में हमें बात करना था और उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले इस मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात किया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सारी चीजें हम लोगों ने पता कर ली थी, सब कैलकुलेट भी कर लिया था। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का वेवलेंथ भी कंप्लीट कर लिया था। ये भी प्योर यानी कि जितने लाइटें होती है ये सब भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो और ये एक एग्जांपल था और उसके बाद ये सारी चीजें वेव नेचर और इसके बारे में भी हम लोग बात करना, हम लोगों को बात करना। ओके, तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि अभी हम बोहर्ट्ज मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस बोहर्ट्ज एटम मॉडल को समझने से पहले हमें बहुत सारी चीजें समझना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है ये बात समझ में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आप लोगों ने अभी देखा यानी कि सन से निकलने वाली जो लाइट है वो एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। 11:30 ना, लाइट सिर्फ लाइट ही है या नहीं है? भेजो फिर आईडी पासवर्ड, मैं उसको भेजूंगा आगे उसका कितना। जिन्होंने बताया कि लाइट के पास सिर्फ पार्टिकल वेव नेचर नहीं होता बल्कि पार्टिकल नेचर भी होता है, यानी कि अगर लाइट के पास वेव नेचर है तो कोई बात नहीं। अभी उसके पार्टिकल नेचर के बारे में थोड़ी बहुत बात करना हमें करना है, उसके बाद जाकर के कहीं हम समझ पाएंगे, तब जाके हम ये समझ पाएंगे कि क्या करना है और कैसे कैसे हम बोहर्ट्ज के एटॉमिक मॉडल को समझें। तो आज के लेक्चर में सब लोग हेडिंग जानेंगे प्लैंक्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्लैंक्स थ्योरी को आज हम पढ़ने वाले हैं। सब लोग फटाफट हेडिंग डालें, प्लैंक्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्लैंक्स थ्योरी की चीजों को लिखने के लिए या पढ़ने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे सपोज ये सूरज है, सन है और यहाँ पे आपका एक मिरर रखा हुआ है। देखें ध्यान से, हालांकि आप सब लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे किया होगा। कितने लोगों ने ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर रखा है जरा मुझे बता दीजिए एक बार। कितने लोगों ने सनलाइट को मिरर से रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश की है कभी, या कभी किया है, या कोई है ऐसा? क्या कोई ऐसा है जिसने कभी मिरर से सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया है? मेरी आवाज आ रही है? ओके, आकांक्षा भी बोल रहा है, सभी लोगों ने बोल दिया यस सर। ओके, थोड़ा सा लेट मुझे कमेंट हो जाए, कोई बात नहीं। तो आइए उसी एक्सपेरिमेंट को वापस से दोबारा से देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने बचपन में ये सारी चीजें किया है, लेकिन उस चीज को साइंस में कैसे रिलेट करेंगे ये देखते हैं। बचपन में तो आपने चलो ठीक है कर दिया था और उस टाइम आपको पता नहीं था कि एक प्लैंक ने एक थ्योरी दी थी इसी के ऊपर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। क्या करेंगे, सनलाइट से निकलने वाली रेज आकर के मिरर के ऊपर टकराएगी और कुछ रेज जो रिफ्लेक्ट होंगी और कुछ रेज रिफ्रैक्ट होंगी। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा होगा और रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा। जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो ये दोनों, आप देखिए ये दो लाइट आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ लाइट इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई है और कुछ यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है। आप देखिए बैक साइड में ट्रांसमिट हो रही है, यानी कि आप उसे बोलते हैं रिफ्रैक्ट हो रही है। हमें इन्हीं चीजों के बारे में बात करना है, यानी कि जब ये कांच के ऊपर, जब इस कांच के ऊपर या इस मिरर के ऊपर
या किसी भी मटेरियल के ऊपर सनलाइट डाला जाएगा तो कुछ सनलाइट रिफ्लेक्ट होंगी और उसमें कुछ उनमें से एब्जॉर्ब होंगी, यानी कि एब्जॉर्ब भी हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है, दोनों काम हो रहा है, और कुछ ट्रांसमिट भी हो रही है। पहले एब्जॉर्ब होंगी, ये इसके अंदर आकर एब्जॉर्ब होंगी, और वही एब्जॉर्ब फिर बाद में क्या होगी, पीछे की साइड में ट्रांसमिट होगी। तो यानी कि एब्जॉर्ब होते हुए ट्रांसमिट हो रहा है। तो आप यहाँ पे तीन चीजें बोलेंगे, तीन प्रोसेस हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तीन चीजें हो रही है। उस टाइम पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। मैं बताऊं, आप जब कांच को कभी सनलाइट के सामने रखें, शीशे को, मुंह देखने वाले शीशा है, उसको सनलाइट के सामने रखें और वहां से लाइट को रिफ्लेक्ट कराएं। तो जब आप लाइट को रिफ्लेक्ट करा रहे होंगे, थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वो कांच, वो शीशा जिससे लेकर के आप रिफ्लेक्ट कराते, वो गर्म हो चुका होगा। गर्म इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ है। अगर सभी सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाते तो उससे गर्म होने की जरूरत ही नहीं, वो क्यों गर्म होता, लेकिन फिर भी वो गर्म हो रहा है। इसका तो सिर्फ यही मतलब है कि कुछ न कुछ सनलाइट उसके अंदर एब्जॉर्ब है। इसलिए यही बात प्लैंक ने सबसे पहले देखी और इन्होंने कुछ बताया। उन्होंने दूसरी बात बताई कि अगर आप मान लीजिए किसी भी हीट देने की, किसी भी तरीके से आप हीट दें, किसी मेटल को हीट देने के बहुत सारे तरीके, तो कुछ तरीके ये होंगे कि आप देखेंगे स्टार्टिंग जब आप इसे हीट दे रहे हैं, किसी भी तरीके से हीट, तो सबसे पहले वो रेड कलर में ट्रांस होगा, वो उसका जो कलर आएगा सबसे पहले वो रेड होगा। देखिए आप ध्यान से देखते जाइए, ये मेरे पास लोहे की पाइप है, इस लोहे की पाइप को मैं हीट कर रहा हूँ। तो जब मैं हीट कर रहा हूँ तो हीट करने के बाद इसका कलर किस तरीके से चेंज हो रहा है जरा आप देखेंगे। सबसे पहले किस कलर का है, रेड कलर का, रेड कलर से और ज्यादा डीप रेड हो रहा है, फिर धीरे धीरे येलो कलर होता जा रहा है। आप समझ चुके होंगे कि इसका कलर धीरे धीरे चेंज होता चला जा रहा है, लेकिन मैं हीट देना बंद नहीं कर रहा हूँ, बस फिर भी इसका कलर चेंज होता चला जा रहा है, चेंज होता चला जा रहा है, चेंज होता चला जा रहा है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपको रेड कलर दिख रहा था, इस रेड कलर की एनर्जी सबसे कम थी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा था उसकी एनर्जी क्या होती जा रही थी, ज्यादा होती जा रही थी। इसका दूसरे तरीके से हम इसी चीज को कह सकते हैं, जैसे जैसे हम उस पाइप को एनर्जी देते जा रहे थे, देते जा रहे थे, देते जा रहे थे, वैसे वैसे उसका कलर इस पोर्शन से, रेड कलर से, यानी किसी भी बॉडी को अगर आप हीट करेंगे तो स्टार्टिंग में किस कलर का रहेगा, रेड कलर, और फिर धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता जाएगा। इसको विजिबल स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। ये सामने जो आपको वीडियो दिख रहा है, ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम। प्लैंक ने इन सारी चीजों को कैसे रिलेट किया, हमें उनके बारे में समझना, लेकिन उस चीज को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम। फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो आपको पोर्शन, सबसे पहले आपने देखा कि रेड कलर आया, और अगर सबसे पहले रेड कलर आया इसका मतलब एनर्जी कम थी, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम थी इसका मतलब इसका वेवलेंथ ज्यादा था। तो रेड कलर की एनर्जी कम है, मिनिमम एनर्जी है, तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम है तो एनर्जी भी मिनिमम होगी, और एनर्जी भी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम ये डिपेंड करेगा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है रेड कलर, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, रेड कलर की एनर्जी मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, और वेवलेंथ मैक्सिमम। वायलेट कलर की एनर्जी मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, और वेवलेंथ मिनिमम। ये बात हमने उस एक्सपेरिमेंट से देखा। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, इन सारी चीजों के बारे में पहले पता करें, उसके बाद इस ब्लैक इक्वेशन के बारे में हम समझें। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो जितने भी टाइप के स्पेक्ट्रम होंगे, हर टाइप के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है और हर टाइप के स्पेक्ट्रम को एमिट करने की पावर रखता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है, तो ब्लैक बॉडी होता है हर एक टाइप के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करना और हर एक टाइप के स्पेक्ट्रम को एमिट करना, ये होता है आपका ब्लैक बॉडी। जैसे मैं आपसे अगर कहूं कि आपने कभी डायमंड के बारे में बात किया हो, या भी किसी ब्लैक बॉडी के बारे में बात करूं, तो ब्लैक बॉडी में एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे देखें, लाइट इसी पोर्शन से इंटर करेगी। देखो आपको छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, लाइट उस पोर्शन से इंटर करेगी
और उसके बाद TIR होगा, और TIR होने की वजह से लाइट कभी भी बाहर निकल नहीं पाएगी, इस वजह से एक बार वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। तो अगर मैं लाइट के बारे में बात करूं, यही एक रीजन है कि जितनी भी लाइट है सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, एमिट नहीं कर पाता, इसलिए वो क्या होता है, ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा अब तक कि एक ऐसी बॉडी जो हर टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके और हर टाइप के रेडिएशन को इमिट कर सके, इसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। स्टार पॉइंट बनाए और लिखें ब्लैक बॉडी, हेडिंग डालें ब्लैक बॉडी। प्लैंक के थ्योरी में सारी चीजें हमें पढ़ना। पहला हेडिंग डालें ब्लैक बॉडी। देखिए, a body which can absorb all type of radiation and it also emits all type of radiation known as black body। तो ब्लैक बॉडी आपने देखा कि एक ऐसी बॉडी है जो हर टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है और हर एक टाइप के रेडिएशन को इमिट भी कर सकती है। किसी लाइट की इंटेंसिटी उसके वेवलेंथ के साथ एक ग्राफ बनाते हैं। हम उस इंटेंसिटी और वेवलेंथ के ग्राफ के बारे में बात करें, जहां पे दो अलग अलग टेम्परेचर पे एक ग्राफ बनाया हुआ है किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के लिए। ये देखो T2 T1 कुछ इस तरीके से। इंटेंसिटी क्या होती है, किसी भी लाइट की इंटेंसिटी का क्या मतलब है? याद रखिए, किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी में अंतर होता है। इंटेंसिटी दूसरी चीज है, फ्रीक्वेंसी दूसरी चीज। आप कभी भी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को दोनों को एक साथ लेकर के नहीं चलेंगे। इंटेंसिटी के बारे में फिजिक्स में आपको डिटेल में पढ़ाया है। ठीक, ये जो आपको रेडिएशन जो आपको दिखाया जा रहा है अभी, ये रेडिएशन ऑलरेडी पहले से सारी चीजें आपको दिखाई जा चुकी है, सारी चीजें बताई जा चुकी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अभी तक जितने भी हमें बोर के मॉडल को पढ़ने से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे, उन सारे साइंटिस्ट के मॉडल को पढ़ना, उन सब ने क्या क्या प्रॉब्लम उठाया था, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ना था। उसके लिए हमने जेम्स मैक्सवेल के बारे में पढ़ा, हमने हर्ट्ज के बारे में पढ़ा, हम अब मैक्स प्लैंक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे आप लोगों ने हेडिंग डाल चुके, आप लोग ऑलरेडी हेडिंग डाल चुके होंगे मैक्स थियरी, प्लैंक थियरी या मैक्स प्लैंक थियरी। आप या तो मैक्स थियरी या हेडिंग डालें या तो प्लैंक थियरी हेडिंग डालें, आपकी मर्जी। मैक्स प्लैंक थियरी स्टार पॉइंट बनाए और ये बात लिखें, Max Planck was the first scientist. Max Planck was the first scientist who explained black body radiation in 1900. Who explained black body radiation in 1900. 1900 में पहली बार ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में मैक्स प्लैंक ने बताया। और ये भी एक बहुत बड़ा खोज था ब्लैक बॉडी। ये एक मिनट, आप ब्लैक बॉडी को ब्लैक होल से बिल्कुल कंपेयर ना करें। ब्लैक बॉडी अलग चीज है, ब्लैक होल अलग चीज है। प्लैंक की थ्योरी में हम सारी चीजें एक एक करके लिखते चले जाएंगे। हेड डालें पोस्टुलेट्स, इनके क्या क्या पोस्टुलेट थे इनके बारे में बात करें। प्लैंक के पोस्टुलेट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला हेडिंग है प्लैंक की थ्योरी में प्लैंक के कितने पोस्टुलेट थे, इसके बारे में बात करें। फर्स्ट पोस्टुलेट लिखिए, नीचे लिखा हुआ है, अगर आप चाहें इसे कॉपी कर सके, अगर आपको दिख रहा हो, अदरवाइज मैं बोलता जाता हूं। Radiant energy is
emitted or absorbed discontinuously in the form of discrete pocket or bundle of energy. इसमें बोल रहा हूँ, देख लें, नीचे लिखा होगा, अगर आप चाहे तो देख के लिखना चाहे तो देख के लिख सकते हैं, अदरवाइज तो मैं बोल रहा हूँ नोट कर लें. Radiant energy is emitted or absorbed discontinuously in the form of discrete pockets or bundles of energy and not continuously. जब आपका नोट हो जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे आपका एक पॉइंट नोट हो जाए मुझे बता देना. ओके, ठीक है. देखें, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये प्लैंक की पहला पोस्टुलेट. उन्होंने कहा अगर सनलाइट जैसे सनलाइट आ रहा है तो सनलाइट कंटिन्यूअसली नहीं आ रहा है. अगर आप सोच रहे हैं कि सनलाइट कंटिन्यूअस आ रहा है, या आप सोच रहे हैं प्रोजेक्टर की लाइट मेरे ऊपर कंटिन्यूअस आ रही है, तो आप गलत हैं. ऐसा कुछ नहीं आ रहा. ये सारी लाइट एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में आती है, बंडल के फॉर्म में आती है. ये देखिए, यानी कि जो वेव अभी चल रहा था वो वेव बंडल के फॉर्म में चल रहा है, पैकेट के फॉर्म में चल रहा है. छोटा छोटा ऐसे, एक छोटा सा पैकेट गया, फिर छोटा सा पैकेट गया, फिर छोटा सा पैकेट गया, कुछ इस तरीके से चल रहा है. देखें इस तरीके से. इसे डिसकंटिन्यूअस वेव का नाम दिया. ये उनका पहला पोस्टुलेट. क्या देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस वेव है, ये कंटिन्यूअस वेव है. प्लैंक कहते हैं कि कभी भी वेव कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं चलती, बल्कि वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में चलती है, कुछ इस तरीके से, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म. इन छोटे छोटे पैकेट को हम क्वांटा नाम देते हैं. स्टार पॉइंट, दूसरा स्टार पॉइंट बनाया, लिखें. The small energy packet is known as quanta. The small energy packet is known as quanta. वो जो छोटा छोटा एनर्जी पैकेट दिख रहा है आपको, ये जो छोटा छोटा एनर्जी पैकेट आपको दिख रहा है, ये वेव का पहले एनर्जी पैकेट है, ये दूसरा एनर्जी पैकेट है, ये तीसरा एनर्जी पैकेट है. ये जो पैकेट आपको दिख रहा है इसे क्वांटा का नाम दिया गया. प्लैंक ने इसे क्वांटा का नाम दिया. स्मॉल एनर्जी पैकेट इज नोन एज क्वांटा. प्लैंक ने उसको क्वांटा का नाम दिया. सेकेंड पोस्टुलेट, उन्होंने कहा कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये सनलाइट डाल रहे होते हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो सनलाइट एकदम पूरा लाइट एकदम कंटिन्यूअस फॉर्म में जा रहा, नहीं, बल्कि वो थोड़ी सी एनर्जी लेता है फिर हट जाता है, फिर थोड़ी सी एनर्जी लेता है फिर हट जाता है. इस तरीके से ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप एक तरफ से लाइट उस पर डाल रहे हैं पूरी कंटिन्यूअस लाइट आ रही है. ये कंटिन्यूअस लाइट नहीं आती है, इस कंटिन्यूअस फॉर्म में आता है. ऐसा पहली बार प्लैंक ने सोचा, इसलिए उनका सेकंड पोस्टुलेट आप लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट देखें, अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम, amount of energy associated with the quantum of energy amount of energy associated with the quantum of energy is proportional to the frequency of radiation. एक क्वांटा के अंदर जितनी एनर्जी है, ये एनर्जी बताएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है. यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. और फिर वहां पे उन्होंने E इक्वल्स टू एच न्यू, ये एक बात याद रखना, ये स्टेटमेंट सिर्फ प्लैंक ने दिया, बट ये इक्वेशन आइंस्टाइन ने दिया.
E इक्वल टू h न्यू इक्वेशन ये आइंस्टाइन ने दिया था, प्लैंक ने सिर्फ स्टेटमेंट दिया था कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, ये स्टेटमेंट होगी। बाद में इसी को और ज्यादा स्टडी करने के बाद आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया E। सेकंड पोस्टुलेट मेरे ख्याल से अब तक आप लोग चुके होंगे। अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम of energy is proportional to the frequency of radiation। क्या सब लोगों ने सेकंड पोस्टुलेट नोट कर लिया? जब आप सेकंड पोस्टुलेट नोट कर लें तो आप मुझे बता दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब अभी तक आप लोगों को ये पता चल चुका है कि किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। कहने का मतलब E is directly proportional to nu। आप सबको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। क्योंकि प्लैंक है तो प्लैंक ने अपना कांस्टेंट यूज किया होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे E is directly proportional to nu या E equals to h nu। यही रेडिएशन का इक्वेशन, where E is the energy of radiation, h प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.625 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड होती है। एंड आपको पता है न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जरा इस पॉइंट को नोट। A is directly proportional to nu, A equals to h into nu equals to m। और इसमें E, h और nu क्या है आप लोगों को यहाँ पे बता दिया जा रहा है। E equals to एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जिस रेडिएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं उस रेडिएशन की एनर्जी है। h उसका प्लैंक कांस्टेंट है, इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6। आप इस 25 नहीं याद रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखना है 6.6 into 10 to the power -34 जूल सेकंड, ये आपको याद रखना। And nu is the frequency of radiation। फटाफट नोट करते जाएं। ओके, आपको एक और इक्वेशन पता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लें। और एक इक्वेशन आपको इससे पहले, सबसे पहले आपको का प्रॉपर्टी में बताया गया था, nu equals to c by lambda। याद है आपको? nu equals to c by lambda। जब तक E equals to h nu है और एक इक्वेशन जो हमें पहले से पता है nu equals to c by lambda। क्या इस nu की वैल्यू यहां से उठा करके यहां पे पुट किया जा सकता है? और अगर ऐसा किया जा सकता है तो आप मेरे ख्याल से अब तक आपको भी कर चुके हैं। आइए देखिए इक्वेशन नंबर 2 से न्यू की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। अब जब आप इक्वेशन नंबर 2 से न्यू की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तब आपको एक नई वैल्यू मिलेगी E equals to hc by lambda। नोट करें, आप इक्वेशन नंबर 2 से न्यू की वैल्यू उठाइए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, आपको एक नया इक्वेशन दिखेगा E equals to hc by lambda। चलिए मैं उम्मीद करूंगा तब तक आप इसे नोट कर चुके हैं। एंड थर्ड पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे। थर्ड पोस्टुलेट लिखें, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted or absorbed by a body total amount of energy emitted or absorbed by a body will be a whole number multiply of quanta E equals to NH nu। h nu equals to h nu होता था, लेकिन अगर टोटल नंबर के बारे में बात करें कि टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया है किसी बॉडी के थ्रू, तो भाई वैसे छोटे छोटे n नंबर ऑफ क्वांटा यू एब्जॉर्ब कर सकता है। मान लीजिए 10 क्वांटा एब्जॉर्ब किया तो टोटल कितनी, एक एनर्जी, एक क्वांटा की एनर्जी E है तो 10 क्वांटा की एनर्जी कितनी, 10 E।
तो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें और उसको हम कैपिटल E के बारे में बताएं तो वो क्या हो जाएगा कि n की जगह पे क्या यूज कर देंगे 10 यूज कर लेंगे। यहाँ E n h न्यू। n क्या है एक इंटीजर वैल्यू है, क्यों क्योंकि कभी क्वांटा को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो 1 2 3 4 एक इंटीजर वैल्यू ये लेके चल सकते हैं। तो थर्ड पोस्टुलेट आप नोट करें, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted or absorbed by a body will be a whole number multiply of quanta equals to nh nu, where n is an integer 1 2 3 4 etc. n is an integer 1 2 3 4 etc. नोट कर लीजिएगा, मुझे बताना। ये थर्ड पोस्टुलेट था। अगर 1 की वैल्यू n की वैल्यू 1 रखते हैं तो E इक्वल टू 1 h न्यू, अगर 2 रखते हैं तो 2 h न्यू, 3 रखते हैं तो 3 h न्यू, 4 रखते हैं तो 4 h न्यू। इस तरीके से चीजें बढ़ती चली जाएगी। इसी वजह से क्योंकि एनर्जी को 1.5 के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसको 2.5 के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हम इसे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। दिस पोस्टुलेट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। जब भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, तो आप ये वाला पोस्टुलेट उठा के लिख देंगे, ये है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये तीन पोस्टुलेट देखने के बाद अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करें, ठीक है। तो प्लैंक इक्वेशन पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आपके सामने है, आप उसे देखेंगे। सबसे पहले खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, और अगर खुद से कैलकुलेट नहीं होता है तो मैं उसे कैलकुलेट करूंगा। ओके, तो क्या सब लोग तैयार हैं न्यूमेरिकल के लिए? सामने न्यूमेरिकल जरा इसे कैलकुलेट करें। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी of 1 mole of photons of radiation whose frequency is 4.96 into 10 to the power 14 per second। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एनर्जी निकालना है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा? मुझे एक आंसर मिलना चाहिए। अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो कैलकुलेट करें, अदरवाइज मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कर देता हूँ। चलिए, आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है, परेशान ना होइए, फटाफट कैलकुलेट कीजिए। आप कैलकुलेट आपके घर पे है तो आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। कितना है बेटा? 29.15 into 10 to the power -48। ओके, एक बार चलिए देखता हूं, मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूं। फॉर्मूला आपके पास है E h न्यू, एनर्जी निकालना है, फॉर्मूला h न्यू। न्यू आपको पता है, h की वैल्यू आपको पता है, h है 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकंड, और न्यू आपको दिया गया है क्वेश्चन में 4.96 into 10 to the power 14 पर सेकंड। ठीक है, आप इन दोनों वैल्यू को उठाइए और इस फॉर्मूले में डालिए।
तो 6.6 into 10 to the power minus 34 and 4.9 into 10 to the power 14 कैलकुलेट करने के बाद एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन आपको कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि 3.2 into 10 to the power 19 3.2 into 10 to the power minus 19 जूल। ठीक है, ये तो एक फोटोन की एनर्जी के बारे में आपने पता किया। अगर हमें एक मोल फोटोन की एनर्जी के बारे में पता करना हो तो क्या करेंगे? ये तो एक फोटोन की एनर्जी थी। अब आपको पहले ये पता करना होगा कि एक मोल में कितने फोटोन हैं। एक मोल में कितने फोटोन हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किसने पूछा है? एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। एक मोल में कितने फोटोन है? 6.02 into 10 to the power 23 फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी आपको पता है, तो एक मोल फोटोन की एनर्जी आपको बड़े आराम से पता चल जाएगी। ऐसे E equals to NH nu, n की वैल्यू कितनी है? 6.023 into 10 to the power 23, H into nu की वैल्यू आपको पहले से पता है। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे और सीधा आंसर निकालेंगे। मैं उम्मीद करूंगा अब तक आपका आंसर आ गया होगा। देखिए 19.7 into 10 to the power 4 जूल पर मोल। ठीक है, ये कैलकुलेट किया एक फोटोन की एनर्जी 3.2 into 10 to the power minus 19, ये एक फोटोन की एनर्जी आई। हमारे पास कितने फोटोन है? 6.023 into 10 to the power 23 फोटोन है। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर हमारा आया 19.78 into 10 to the power 4 जूल पर मोल, या आप कह सकते हैं 197.8 किलो जूल पर। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आप में से किसी को जो क्वेश्चन नहीं कर पाया था वो इसे नोट कर ले। सब लोगों ने कैलकुलेट कर लिया? जब आपका कैलकुलेट हो जाए तो मुझे बता देना। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी देखी और उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन किया। ठीक है, आप लोगों ने देखा ये जो अभी प्लैंक ने जो थ्योरी दी है, प्लैंक की इस थ्योरी ने एक बात तो तय कर दिया कि इसके पास वेव नेचर है। वो जो वेव नेचर अभी आपने बताया और ये जो एनर्जी अभी आपने देखा वो वेव नेचर की एनर्जी। लेकिन हमारे पास और भी ऐसे लोग हैं और भी साइंटिस्ट है जो लोग ये बताएंगे कि पार्टिकल नेचर भी होता है। यानी कि अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो आप देखेंगे इसके पार्टिकल नेचर को भी रिप्रेजेंट करा है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी, दोनों नेचर है। तो इस बात को हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया। हर्ट्ज ने अपने कुछ सेटअप तैयार किए, ये सामने उनका सेटअप रखा हुआ है, उस पे उन्होंने इसमें जो भी कुछ लिखना होगा उसे लिखने से पहले आप ये सारा सब कुछ देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको हेडिंग बनाऊंगा, फिर आप लिखना। अभी आप बस देखते जाए। ये कुछ तरीके से सेटअप आपको, ये वैक्यूम चेंबर है और यहाँ पे सीजियम, पोटेशियम, सोडियम या रुबिडियम, यानी कि आप देखिए पहले वाले
ग्रुप का यहाँ पे सारी ये मटेरियल पे यहाँ पे लगाया गया है, इसे मेटल सरफेस, सीजियम का होगा, पोटेशियम का होगा, सोडियम का होगा, रोडियम का मेटल सरफेस होगा। ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्ट करेगा क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन आया या नहीं आया। अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? ऑब्वियसली अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कोई पहुंच रहा है तो कहां से इलेक्ट्रॉन दिखेगा? ऑब्वियसली इसी सरफेस से निकला होगा, इसी मेटल सरफेस से निकला होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को हर्ट ने सबसे पहले किस तरीके से किया, ये आपने सेटअप देखें, आप ये सेटअप तैयार है। अब इस सेटअप यहाँ पे अमीटर, जैसे हमने बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर डाली, देखें जैसे बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर डालेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यही इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे, तो ये डिटेक्टर बता देगा हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। तो कॉन्टिन्यूअसली लाइट इसके पास आता रहेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलता रहेगा, लाइट आता रहेगा इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा, लाइट आता रहेगा इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा। डिटेक्टर बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहा है। और इसका एक ही रीजन हो सकता है कि ये जो लाइट है वो लाइट यहाँ से चली होगी और इसके ऊपर आके गिरी होगी और ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगी। इस प्रोसेस को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला उस इलेक्ट्रॉन का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन। हेडिंग डालें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सभी लोग हेडिंग डालें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लिखें। इसमें पहला पॉइंट लिखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फर्स्ट पॉइंट लिखें। सभी लोग हेडिंग डालेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसमें पहला पॉइंट है, no electrons are ejected from a metal if the incident light has frequency of less than a certain minimum frequency value called threshold frequency Q naught। सभी लोग नोट कर लें, no electrons are ejected from a metal if the incident light has frequency of less than a certain minimum frequency called threshold frequency nu naught। जब नोट हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, the number of photoelectrons is directly proportional to the intensity or brightness of the incident light। सेकेंड पॉइंट लिखें, the number of photoelectron ejected is directly proportional to the intensity or brightness of the incident light। And third point is the kinetic energy of the ejected electron is directly proportional to frequency of the incident light। एक बात फिर से हम से इन तीन बातों को जरा ध्यान दीजिए। आपने अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो उसका मतलब आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई। आपने वो फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब आपने फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी। बट अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इंटेंसिटी या ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे।
जितना ज्यादा ब्राइट लाइट, जितना ज्यादा आप देखेंगे इंटेंसिटी वाली लाइट उसके ऊपर डालेंगे मेटल के ऊपर, उतने ज्यादा बेटा आवाज आ रही है सबको? बच्चे कुछ टेक्निकल इशू हो गया है सर, अभी 1 मिनट में वापस आ रहे हैं, फिर शुरू करेंगे। मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ओके ठीक है, थैंक यू। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ पॉइंट्स थे जिनको आप लोगों को याद रखना चाहिए। जब आप एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब भी कभी कोई लाइट आप इंसिडेंट करते हैं किसी मेटल सरफेस पे, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको आप क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट के से हम उसे देखते हैं। नेक्स्ट, ये जो इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस है, ये इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं।
लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो फ्रीक्वेंसी ये बताएगा कि एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए स्टार्टिंग में मैं फ्रीक्वेंसी कुछ लेता हूं और उस फ्रीक्वेंसी से 5 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दूंगा तो भी 5 ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, बट वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं या ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं तो 5 से 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे, बट उनकी काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी जो पुरानी वाली। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रखना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो आपको इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रखना है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए। बात समझ आ रहा है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये तीनों पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा अब तक। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम आई, जो लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स है, जो लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स है, लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि ये सारी चीजें गलत है। प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स ये बोली ये सारी चीजें जो भी आप बता रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी कुछ आपने बताया है वो सारी चीजें गलत हो जाती है, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कोई नहीं, आपको गलत नहीं काटना है, परेशान ना हो। हम लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, number of electron ejected or kinetic energy is directly proportional to intensity of light of radiation. लाइट की रेडिएशन की जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी दोनों उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स ये कह रहा है, सपोज यहाँ पे लाइट आ रही है, वो लाइट यहाँ पे जैसे इसके ऊपर आके गिरती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट होता है उसी इलेक्ट्रॉन को आप फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं या फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ रेडिएशन। ये बात अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। उन्होंने दूसरी बात ये देखी, उनके अकॉर्डिंग कि जो काइनेटिक एनर्जी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी वो फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट लाइट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। अब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट। आप इस पॉइंट को जरा नोट करें। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, according to law of classical physics, number of electrons ejected is directly proportional to intensity of light of radiation. आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज रहेंगे। तो आप सिर्फ यहाँ पे लिखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखेंगे, बाद में बताऊंगा क्यों नहीं लिखना। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। सेकंड पॉइंट, kinetic energy of ejected electron is directly proportional to frequency of incident light. और इन सब में आपको एक काम करना होगा, नीचे ये वाला फिगर बनाना है। आप ऐसे एक मेटल सरफेस बना दीजिए, ऐसे एक लाइट इसके ऊपर डाल दीजिए और इस तरीके से इजेक्ट होते हुए इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। इस इलेक्ट्रॉन को नाम दे दीजिए फोटो इलेक्ट्रॉन, और ये जो लाइट इसके ऊपर जा रहा है ये फोटोन है, और इसको नाम दीजिए ऐसे। आप जल्दी से इसे बनाएं। हो जाए तो मुझे बता देना। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ना तो क्लियरिटी आ पा रही है, शायद आवाज क्लियर हो रही हो।
अर्चना ने कंप्लीट कर लिया, ओके, सचिन भी हो गया, सुनता भी कंप्लीट हो गया। ओके, अश्विन का भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं उम्मीद करूंगा आप सबका कंप्लीट हो चुका होगा, अब तक सब लोगों ने बना लिया होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि जितनी चीजें हम पढ़ते हैं वो फेल हो जाती है, लेकिन फिर भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले, हालांकि प्लैंक ने थ्योरी दी थी नो डाउट, लेकिन इसको सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखा। प्लैंक ने थ्योरी दी थी, हर्ट्ज ने इसको करने की पूरा इनका इसके लिए पूरा सेटअप तैयार किया था, लेकिन ये जो इफेक्ट है जिसको इक्वेशन बनाने वाले पहले साइंटिस्ट का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। जबकि 3 साइंटिस्ट मिले थे, पहले नंबर पे प्लैंक थे, दूसरे नंबर पे हर्ट्ज थे और तीसरे नंबर पर अल्बर्ट आइंस्टाइन। यानी कि तीनों मिलकर के इन सारी बातों को बताएं। मिला जुला के आप किसी एक की थ्योरी नहीं बोल सकते, इनके लिए तीनों साइंटिस्ट मिले। उन्होंने कहा सपोज दैट कि अगर आप किसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर डाल रहे हैं तो भी एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, और जब धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं, अभी तो एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा। देखिए आप क्या करेंगे, आप धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कितनी फ्रीक्वेंसी डाली थी जरा देखें, 4.3 से 4.6 into 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डाली और एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दी और मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के 4.1 से 5.1 से 5.2 किया, और उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने शुरू हो जाए, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन दिखने लगे। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसी को हमने क्या किया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुआ वो क्या हुआ, 5 into 10⁻14 हर्ट्ज। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देखो 5.1 पे इजेक्ट हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जबकि 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 तक इजेक्ट नहीं हुआ। तो जब वो 5.1 पे इजेक्ट हो रहा है, यानी कि 5.0 into 10⁻14 हर्ट्ज, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी क्या हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर लाइट, जिस फ्रीक्वेंसी लाइट पड़ने पर मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, उसको आप क्या बोलेंगे, फोटो, इस फ्रीक्वेंसी को आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। मैंने आपको बार बार बताया कि प्लैंक ने इस थियरी को दिया था, उन्होंने क्वांटम थियरी दिया था, और उसके बाद हर्ट्ज ने एक वो सेटअप तैयार किया था जिस सेटअप से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जा सकता है। लेकिन इन सारी चीजों को सबसे पहले सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने उस क्वांटा, जो क्वांटा पहले नाम दिया जाता था, उस क्वांटा को उन्होंने नाम दिया फोटॉन। क्वांटा वर नेम्ड एज फोटॉन। आप इस पॉइंट को नोट करेंगे, क्वांटा वर कॉल्ड फोटॉन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटा को क्या बोला, फोटॉन बोला। उन्होंने कहा फोटॉन को डिवाइड नहीं किया सकता, जैसे क्वांटा था, क्वांटा को भी डिवाइड नहीं किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फोटॉन के बारे में बताया, फोटॉन को भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। सपोज दैट इस मेटल के बारे में बात करूं तो आपको दिखा देता हूं, ये मेटल है, तो मेटल का न्यूक्लियस ढेर सारा दिख रहा है और उसके चार इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके फैले। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती होगी तो क्या होता होगा, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट एब्जॉर्ब होती है। लाइट जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो कुछ पर्टिकुलर लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, वो जो लाइट एब्जॉर्ब होते होते इस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचा, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक बाउंडेड एनर्जी के, जब तक इसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक बाउंडेड थी तब तक इजेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे उससे ज्यादा एनर्जी इसको मिली ये तुरंत इजेक्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब जो लाइट डाल रहे हैं वो लाइट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पहला तो उस बाउंडेड एनर्जी को तोड़ने में और दूसरा उसको इजेक्ट कराने में। तो क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन डालें, अभी तक हमने प्लैंक थियरी पढ़ी थी, अब हम क्वांटम थियरी के बारे में बात करें। क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन,
the energy of the incident photon is directly proportional to frequency of the incident light. क्वांटम थियरी क्या बोलती है? आराम से ध्यान से देखें और लिखें। अल्बर्ट आइंस्टाइन की क्वांटम थियरी देखिए क्या बोल रही है। क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन इसमें लिखना है the energy of the incident photon is directly proportional to frequency of the incident light. जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। मेरे ख्याल से यही बात प्लैंक ने भी बताई थी, सेम यही बात, कुछ अलग नहीं बताया था प्लैंक ने, यही बात बताया। और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यही बात प्लैंक ने भी बता दी। क्या गलत बताया? लेकिन बस यही अंतर होता है, कभी कभी कोई साइंटिस्ट पहुंच जाता है, आखिरी तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने एक्सपेरिमेंट के फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचता, और यही इसी वजह से वो सब फेल हो जाते हैं। चाहते तो प्लैंक भी इन सारी चीजों को देख करके इसको एक्सप्लेन कर सकते थे, बट वो नहीं कर पाए। उसके बजाय अल्बर्ट आइंस्टाइन लिए और वो बाजी मारे। होता है कभी कभी, सबके साथ होता है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जिस फ्रीक्वेंसी पर ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं 100% वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तभी जाके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं। क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी जरूरत पड़ेगी? न्यू नॉट की। तो 110% ये हुआ होगा कि ये जो न्यू है दिस इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, ऐसा हुआ होगा। तो मैं सारी पॉइंट यहाँ पे एक तरफ कॉर्नर में राइट साइड में लिखता जाता हूँ, आप इसे भी नोट करते जाएंगे। लेफ्ट साइड में वो सारे सिंबल्स दे रखे हैं जो हम ये यूज करने वाले हैं। न्यू का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव, न्यू नॉट का मतलब होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच प्लैंक कांस्टेंट और ई एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, इस पॉइंट को जरा नोट करें। E equals to h nu, nu is greater than nu naught. Minimum energy required, कितनी एनर्जी मिनिमम फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन? कितनी होगी? कितनी वो मिनिमम एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने के लिए रिक्वायर्ड होगी? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, this is equals to h nu naught. इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी? h nu naught होगी। जबकि आपको पता है जो लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हैं, यानी कि ये वाली लाइट जो आप इंसिडेंट कर रहे हैं h nu, ये ज्यादा है h nu naught से, तभी जाके इजेक्ट होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो जिस एनर्जी की रेडिएशन आप डाल रहे हैं ऑब्वियसली वो ज्यादा होनी चाहिए h nu naught। तो आपके दिमाग में आएगी अगर मैं ज्यादा एनर्जी डाल रहा हूं और h nu naught वाला यहाँ पे रिक्वायर्ड हो रहा है इजेक्ट करने के लिए, तो बाकी एनर्जी बची वो गई कहां? तो मैं आपको बताऊं, जो बाकी एनर्जी, पहला काम होगा h nu naught एनर्जी इसको तोड़ने में लगेगा, और बाकी जो एनर्जी बचेगी वो उसको क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर कर देगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन को कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई किया और ये इस तरीके से लिखने की कोशिश की। उन्होंने कहा द काइनेटिक एनर्जी of the ejected electron, this is equals to h nu minus h nu naught. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। अगर मैं चाहूं तो यहां से वेलोसिटी निकाल सकता हूं इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा इन सारे पॉइंट को नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ नोट करने के बाद आप उस सिंबल में क्या क्या यूज हो रहा है वो भी नोट कर लीजिए। न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, h प्लैंक कांस्टेंट, E एनर्जी ऑफ फोटॉन, सारी चीजें नोट कर लें।
जब नोट हो जाए तो आप मुझे बता देना। ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इधर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, उसको हम ध्यान से देखेंगे। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। आप देखेंगे, आप एच न्यू नॉट को दूसरी तरफ ले आए तो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। ये आपका एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन को आपको अपने पास रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। आपको पता है ये एच न्यू नॉट यानी कि वो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो मिनिमम एनर्जी तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए एच न्यू नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं, और ये कांस्टेंट वर्क फंक्शन के नाम से जाना जाएगा। देख लें इस बात को आप, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से ये एच न्यू नॉट जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये एच न्यू नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, और उसी कांस्टेंट वैल्यू को वर्क फंक्शन का नाम दिया गया है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एच न्यू को कहाँ-कहाँ तोड़ा गया है, तो आप कह सकते हैं कि एच न्यू को दो तरीके से तोड़ा गया है, एक तो वर्क फंक्शन और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क फंक्शन और ये काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी को आपस में ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी हमें मिल जाएगी, जिस एनर्जी की लाइट हम उस मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं। और फाइनली अगर उस वर्क फंक्शन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे निकालेंगे, यही तो है वर्क फंक्शन। आप इसको W लिख दें, W0 लिख दें और एक तरफ ले लें, और जब आप इसको W0 लिख के एक तरफ ले लेंगे तो आएगा एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। इस पॉइंट को एक ब्रैकेट में क्लोज कर लें। अलग अलग मेटल के लिए ये सारी चीजें अलग अलग होंगी। सपोज दैट मैं लिथियम की बात करता हूं तो लिथियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 2.42, सोडियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 2.3, पोटेशियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 2.2, मैग्नीशियम के लिए इसकी वैल्यू इतनी होती है, कॉपर के लिए इसकी वैल्यू इस तरीके से अलग अलग मेटल के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। एक बात याद रखना, जिसका वर्क फंक्शन जितना कम होगा उसमें उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो आप इस वाले जितने भी डेटा दिए गए हैं इसको देख करके आप बताइए सबसे कम वैल्यू किसकी है। आप कहेंगे चलो ठीक है आप ही बताएंगे। मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है और अच्छे से क्लियर देखना है तो इन जितने भी यहाँ पे नीचे मेटल लिखे हुए हैं, इन मेटल में से बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक मेटल कौन सा हो? सोडियम नहीं ना, सोडियम से भी कम वैल्यू दिख रहा है पोटेशियम का। दैट मींस पोटेशियम की वैल्यू सबसे कम होने की वजह से पोटेशियम सबसे बेस्ट तरीके से यूज होगा हो सकता है। यानी कि पोटेशियम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से इजेक्ट कर सकता है। नितिन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, पोटेशियम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बहुत ही आसानी से इजेक्ट कर सकता है, और जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बहुत ही आसानी से इजेक्ट कर पाएगा तब आप देख पाएंगे वो अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक मेटल कहलाएगा। जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा उतना ही बुरा फोटो इलेक्ट्रिक मेटेरियल होगा। जो आप सोलर सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो सोलर सिस्टम में आपको वैसा मेटेरियल यूज करना पड़ेगा जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ये जो ग्राफ बनेगा, एक बार वापस से ध्यान से फिर से मैं आपको बता दूं कि एक बार वापस आइए और आप मुझे तुरंत बता दीजिए क्या आपको ये इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया। और अगर ये इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया तो आप ये भी कह सकते हैं कि y mx + c का ग्राफ, अगर y mx + c का ग्राफ बनाएंगे तो आप सब
बड़े आराम से यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं और ग्राफ बना सकते हैं। कोई नहीं, ग्राफ बना के मैं दिखा दे रहा हूँ। ये ग्राफ है फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी में ग्राफ है, यानी वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं, यानी स्टार्टिंग पे कुछ फ्रीक्वेंसी तक बढ़ाते जाएंगे तो आपको कोई भी एनर्जी नहीं निकलेगी, क्योंकि एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी कि इलेक्ट्रॉन कभी निकला ही नहीं। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, यानी कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आपने कॉपी में एक ग्राफ नोट करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये आप थोड़ा सा आगे से इसे स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसको बताएंगे क्या है, न्यू नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब नोट हो जाए, ग्राफ बन जाए, तो आप मुझे बता दें। जैसे ग्राफ बन के तैयार हो जाए आप तुरंत मुझे बता दें। ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड फ्रीक्वेंसी। एक्स एक्सिस इस बार फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। विद हाई इंटेंसिटी एंड लो इंटेंसिटी लाइट। आप इस ग्राफ को जरा बताएं। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना है वो बहुत कम हो, जहां तक अचानक से इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपने लो इंटेंसिटी रखा है तो फिर जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर आपने हाई इंटेंसिटी रखा है तो और आगे ऊपर जाकर के ये कांस्टेंट होगा। देखें, अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तक इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम इजेक्ट हो रहे होंगे, कोई नहीं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। और जैसे उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गई लाइट, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो और अचानक से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाती है और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बढ़ जाता है। कुछ देर के बाद आप देखेंगे वापस से फिर से ये जो ग्राफ थोड़ा सा स्लोप में जाने के बाद कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब वापस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप जितना मन करे फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, यानी कि अब ऐसा भी नहीं कह सकते बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएंगे, बट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उतने ही इजेक्ट होंगे जितने उन्हें इजेक्ट होना। स्टार्टिंग में इजेक्ट नहीं हो रहा, इजेक्ट नहीं हो रहा, इजेक्ट नहीं हो रहा, रिजॉल्ट फ्रीक्वेंसी क्रॉस कर गया, उसके बाद इजेक्ट होने लगा, तो जिस हिसाब से इजेक्ट हो रहा उतना ही इजेक्ट होगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो बस आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी नीट एम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं।
अगर आपने लेस इंटेंस येलो लाइट डाला है और मोर इंटेंस येलो लाइट डाला है, लेस इंटेंस येलो लाइट पे लेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, मोर इंटेंस येलो लाइट पे मोर फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसका बस स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है। बाद में अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसे नोट कर। लेस इंटेंस येलो लाइट में कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, मोर इंटेंस येलो लाइट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। यानी कि इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी लाइट की, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन उतना ही ज्यादा है। बहुत ही सिंपल बात है, ये हम कब से पढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू solve a numerical problem based on photoelectric effect। अब वो समय आ गया है जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या सब लोग तैयार हैं? बताओ भाई, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए तैयार हो? ओके, इस बार प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करूंगा, आपको सॉल्व करना होगा। मैं प्रॉब्लम दे दूंगा, आप उसे सॉल्व करना, ठीक है? प्रॉब्लम आपके सामने है। Calculate the kinetic energy of an electron emitted from a surface of a metal when radiation of frequency 5.5 into 10 to the power 17 per second hits the metal. The work function of metal is 3.6 into 10 to the power 12। आपको काइनेटिक एनर्जी यूज करना है, बताना है। आपको पता है फॉर्मूला कौन सा यूज होना चाहिए, h nu minus h nu naught, this is equal to kinetic energy। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। देखता हूं कितने लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए फिर पहला क्वेश्चन है तो मैं ही सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना। बाद में क्वेश्चन दूंगा, आप लोग उसे घर से करके लेके आएंगे। फिलहाल तो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। हैंड रिटेन नोट्स के लिए मैंने आपको लिंक बता दिया है, आप वहां से जाकर के हैंड रिटेन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ही नोट्स हैं, वो सब हैंड रिटेन है, अच्छी राइटिंग भी है, आपको सारी चीज समझ में भी आएगी। उसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल, हर एक छोटे छोटे टॉपिक पे ढेर सारे न्यूमेरिकल भी हैं, और सारे जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ एज इट इज वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें वैसे ही। तो अगर आप चाहें और यहाँ पे नोट्स नहीं बना पा रहे होंगे तो आप हैंड रिटेन नोट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? मैं लिंक भेज दूंगा, आप उससे हैंड रिटेन नोट डाउनलोड करें। सबसे पहले स्टेप में हम लोगों को जो जो चीजें दी हुई हैं उसको एक जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? H दिया हुआ है 6.6 into 10 to the power minus 27 याद रखिए, अर्ग में ये यूनिट है, जूल में नहीं।
जूल में होता था तो यहाँ यूनिट चेंज, यहाँ पावर चेंज हो जाती थी। क्योंकि ये वर्क फंक्शन अर्ग में दिया हुआ है इसलिए हम इसको भी अर्ग में यूज करेंगे। तो आप देखेंगे प्लैंक का कांस्टेंट वैल्यू जो है h इक्वल्स टू 6.626 into 10 to the power minus 27 अर्ग into सेकंड। वर्क फंक्शन दिया हुआ 3.62 into 10 to the power minus 12 अर्ग। फ्रीक्वेंसी 5.5 into 10 to the power 17 per second। काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है। क्या करेंगे? सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है, हमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी h की वैल्यू पुट कर दिया, न्यू की वैल्यू पुट किया और साथ ही साथ वर्क फंक्शन की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। और कैलकुलेट करने के बाद हमने जो आखिरी में लास्ट में आंसर निकाला वो है आपका 3.6 into 10 to the power minus 9 अर्ग। अगर आप चाहें तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भी चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, अब इसे अर्ग में ही लेना। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। मैं तो चाहूंगा कि नोट करें, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ होगा नहीं, आप नोट कर लें। ओके डन। चैट में किसी ने पूछा सर जूल एंड अर्ग में रिलेशनशिप, नितिन ने पूछा है। मैं आपको बता दूं 1 जूल इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ग, आप इसका यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल किया, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है जो कि आपने कंप्लीट कर लिया। काइनेटिक एनर्जी आपको पता चल गई, जो भी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें काइनेटिक एनर्जी है 3.63 into 10 to the minus 9 अर्ग। तो इससे आप चाहें तो बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गई तो काइनेटिक एनर्जी ही कैलकुलेट करें, आप इससे चाहें तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है, तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता हो तो आप वेलोसिटी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से सब लोगों को ये पता होगा कि हाफ mv स्क्वायर, अगर आपको इसकी वैल्यू पता है, m पता है, तो v स्क्वायर की वैल्यू आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रिलेशन जरा मुझे बताइए, तो आप कहेंगे कि सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, दोनों में आप एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दोनों के केस में। अगर मैं आपसे कहूं कि एनर्जी इसके अंदर एंटर कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी एंटर करेगी। ये हर एक टाइप को, ऑल इंसिडेंट रेडिएशन जितने हैं सब एब्जॉर्ब कर सकती है और उन्हें इमिट कर सकती है। लेकिन जब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूंगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्या करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा सबको, लेकिन अब इमिट करने वाली यहाँ पे रेडिएशन नहीं बल्कि क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है। बोहर्स के एटॉमिक मॉडल को, बोहर का ये जो एटॉमिक मॉडल है, इस एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले ये सारी चीजें जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
हमें प्लैंक की इक्वेशन को जानना जरूरी था, हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस इक्वेशन को जानना जरूरी था, हमें क्लासिकल फिजिक्स जानना जरूरी था, हमें रेडिएशन जानना जरूरी था, हमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशन जानना जरूरी था। ये सारी चीजें अब तक हम लोग जान चुके हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अब तक हम लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुकी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बोहर के एटॉमिक मॉडल को बड़ी आराम से समझ पाएंगे, हम उनके विजुअल स्पेक्ट्रम को अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है, हम उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक आखिरी चीज और हमें पता करना है, अगर वो हमें पता हो जाएगा तो हम बोहर के एटॉमिक मॉडल को आराम से समझ पाएंगे। तो सभी लोग फटाफट हेडिंग डालें, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सिर्फ यही लास्ट चीज पता करनी है। अगर हमें ये मिल जाता है तो हम बोहर के एटॉमिक थ्योरी को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, ये सारी चीजें मैं पढ़ क्यों रहा हूं, ये सारी चीजें हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम बोहर के एटॉमिक मॉडल को अच्छे से समझ सके, इसीलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। अगर हम ये सब नहीं कर पाएंगे तो हम बोहर के एटॉमिक मॉडल को समझ ही नहीं पाएंगे। तो हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि बोहर के एटॉमिक मॉडल को हम अच्छे से समझ पाए। अभी तक काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बचा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो हेडिंग डालें फटाफट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। मान लीजिए आपने सन के लाइट को प्रिज्म से पास कराया, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? इंद्रधनुष आपने देखा होगा, रेनबो, उसमें कुछ इसी तरीके से चीजें हो रही होती है। जब सनलाइट वाटर ड्रॉप से पास होती है तो उसकी जितनी भी रेडिएशन है वो सब इमिट हो जाती है, वो अलग अलग हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। यानी उसके अंदर जितने भी वेवलेंथ है, अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग स्पीड से चलने लगता है, और अलग अलग स्पीड से चलने की वजह से उसके सारी कलर अलग अलग हो जाते हैं। जरा आप एक बार इसको बना लें, आप तो कहेंगे सर ऐसे बनाना थोड़ा मुश्किल है। आप बस एक यहाँ पे बनाएं और इस प्रिज्म के थ्रू पास कराएं और उसको इस तरीके से 7 टाइप का ब्लॉक बनाएं। पहले वाले ब्लॉक फिर येलो, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। प्योर आपको पता है, नीचे से भी गोल स्टार्ट होगा, ऊपर तक जाएगा। सबसे ऊपर होगा रेड, उसके बाद होगा ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, इंडिगो, वायलेट। क्या आपने ये प्रिज्म का स्पेक्ट्रम बना लिया? बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा ये सब सीखना। आपको कम से कम ये पता होना चाहिए डेविएशन सबसे कम किसका है, फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको ये भी बताया गया होगा कि बड़ी बड़ी जो टावर होते हैं उस टावर पे ऊपर रेड कलर की एक लाइट लगी होती है, तो वो जो रेड कलर की लाइट है वो हमेशा रेड कलर की ही क्यों होती है, ब्लू कलर की, येलो कलर की क्यों नहीं लगाते? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रेड कलर की लाइट है इसका डेविएशन सबसे कम हो रहा है। देखें आप ध्यान से देखें, ये इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी। सबसे कम डेविएट अगर कोई लाइट हुई है तो वो जो सबसे कम डेविएट लाइट है वो है आपका रेड कलर। चलिए यहाँ पे मैंने ऐसे इंटर कराया तो वो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जैसे वो एग्जिट हो रहा है वो थोड़ा सा अपना डेविएट हो जाता है। सबसे ज्यादा डेविएट होने वाली लाइट आप देख रहे हैं वायलेट, सबसे ज्यादा डेविएट है ना। अगर ये सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है, समझ लीजिए जो ज्यादा डेविएट हो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जितना कम डेविएट हो उसकी एनर्जी उतनी कम।
एनर्जी कम, डेविएशन कम, एनर्जी ज्यादा, डेविएशन ज्यादा। तो रेड की एनर्जी कम होती है और उसका डेविएशन भी कम। सारी चीजों को आप अब तक मेरे ख्याल से नोट कर चुके हैं। आप फिग्योर जरूर लिख लीजिएगा, इसी से सारी चीजें आपको याद रखनी है।
मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, मैंने आपको बताया कि आप लोगों को करना क्या है। आपको ये विब्योर के बारे में मैंने आपको बताया, और मैंने बोला कि जब भी कभी बड़े बड़े टावर पे या बड़े बड़े बिल्डिंगों के ऊपर आप देखेंगे रेड कलर की लाइट लगी होती है। तो रेड कलर की ये लाइट क्यों लगती है, उसका मेन रीजन ये है कि रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका डेविएशन सबसे कम होता है। इसमें बता रहा हूँ रेड कलर की प्रॉपर्टी क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी रेड कलर की ये है, हेलो हेलो, सर आवाज आ रही है। तो रेड कलर की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसका डेविएशन भी कम होता है, और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। और शायद यही रीजन है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े टावर्स या एरोप्लेन, इन सब में रेड कलर की लाइट लगाई जाती है ताकि दूर से दिख जाए। ये सारी चीजें दूर से दिख जाती है, क्लियर दिख जाती है, इनका डेविएशन कम, इनका डेविएशन कम होता है, और इसलिए से ये स्कैटरिंग इनकी बहुत कम होती है। तो मेन रीजन ये है। तो आज सबसे पहला काम हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ने के बाद हम बोर की इस थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, और हम सब लोग बोर की इस थ्योरी को अच्छे से समझ। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है पूरा, ये अगर नैनोमीटर में देखें तो ये विजिबल रेंज का जो नैनोमीटर है में अगर इसको वेवलेंथ इसका देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 350 से लेकर के 750 एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर तक, 750 नैनोमीटर तक ये इसका वेवलेंथ होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको इंद्रधनुष दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं देखे, मुझे नहीं पता। जब भी कभी बारिश होती है तो कहीं जाकर के आप देखेंगे रेनबो बनता है। कैसे बनता होगा उसको समझने की कोशिश करें। मैं आपको बताऊं, जो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, उस वाटर के ड्रॉप को एक प्रिज्म मान लीजिए। जो वाटर का ड्रॉप है उसको क्या मान लीजिए, प्रिज्म। और अगर उसे आपने प्रिज्म मान लिया तो लाइट आई उस वाटर ड्रॉप से टकराई, और टकराने के बाद 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। और वो जो 7 कलर्स आपको दिखेंगे वो आसमान में ऐसे दिखेंगे, वो रेनबो की तरह दिखेंगे, जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं। ठीक है, मैटर की ये प्रॉपर्टी होती है। मैटर की जो अगली प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सपोज दैट हमने रेडिएशन को डाला, और ये यहाँ पे एटम है, उस एटम के अंदर एंटर करेगा। फिर से एक बार जरा ध्यान से देखें, जैसे आप एनर्जी डालेंगे, ये पूरा एक एटम ढेर सारा, ये कोई मैटर है, इस मैटर का ढेर सारा एटम होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इसके अंदर एंटर करेगा तो वो किसी एक एटम के अंदर एंटर करेगा, और उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर आकर के गिरेगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर के गिरेगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में एंटर करेगा, यानी कि ये पहले सेल से दूसरे सेल में जाएंगे। और अभी भी अगर आपने रेडिएशन दिया है वो दूसरे सेल से तीसरे सेल में जाएंगे। इस पोर्शन को एक्साइटेशन बोलते हैं। जैसे ग्राउंड स्टेट से वो पहले स्टेप में गया तो उसे फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, और फर्स्ट से दूसरे में गया तो आप सेकंड थर्ड में जाएगा तो उसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। याद रखिए, पहले वाले सेल में था तो उसे ग्राउंड स्टेट बोलते थे, पहले वाले सेल से दूसरे वाले सेल में गया तो उसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, और दूसरे वाले से तीसरे वाले में गया तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। हालांकि ये सारी चीजें अभी बोर के थ्योरी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे। और वापस से अगर वो फिर से थर्ड वाले से सेकंड वाले पे हो तो उसे डी एक्साइटेशन बोलेंगे। वापस से जब सेकंड से फर्स्ट पे आए तो उसे फिर से एक स्टेप से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ऑप्शन है उसके पास, या तो चाहे वो सिंगल स्टेप से आ सकता, चाहे तो मल्टीपल स्टेप से आ सकता, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वो सिंगल स्टेप से आएगा तब भी एनर्जी रिलीज होगी, मल्टीपल स्टेप से आएगा तब भी एनर्जी रिलीज होगी।
टोटल अमाउंट एनर्जी का वही रहेगा, ठीक है। दूसरी इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रिलीज कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी रिलीज हुई एनर्जी को अगर मैं प्रिज्म से पास करूं तो प्रिज्म से पास करने के बाद मैं देखूंगा यार अजीब टाइप का वो आपको ये पोर्शन दिख रहा है। आप देखेंगे कि सेम लाइट सेम एक ही एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कर रहा है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कर रहा है उसके भी कई वेवलेंथ है, 3 वेवलेंथ यहाँ पे लिखा है। ये वेवलेंथ अलग है, ये वेवलेंथ अलग है, ये वेवलेंथ अलग, अलग अलग वेवलेंथ होगा तो उसका अलग अलग डिवीजन दिखेगा। और इस तरीके से जो ब्लैक फिल्म के ऊपर जो आपको पोर्शन दिखेगा ये 3 कलर, इसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फिर से एक बार मैं दिखा दे रहा हूं, ये जो 3 अलग अलग टाइप के वेवलेंथ है, जब इसी को आगे बढ़ाते हैं और ब्लैक फिल्म से पास कराते हैं तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है वो है इमिशन स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर लाइट को एब्जॉर्ब करने से जो स्पेक्ट्रम दिखेगा उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और एनर्जी रिलीज करके इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर पे आएगा तो इससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे इमिशन स्पेक्ट्रम। ये जो अभी हुआ एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज किया था उस एनर्जी से बनने वाला स्पेक्ट्रम आपका इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, ठीक है। ये इमिशन स्पेक्ट्रम अगर कुछ इस तरीके से दिखे तो इसे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। आप देखें कहीं भी दो कलर के बीच में कोई एक लाइन नहीं बनी हुई, दोनों मर्ज हैं, सारे कलर जितने कलर आप देख पाएंगे एक से यहां से लेके वहां तक सारे कलर मर्ज हैं, आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर आप कहेंगे सर यहाँ तक रेड है तो मैं आपको कहूँ कि नहीं यहाँ तक रेड नहीं है, रेड तो आगे भी है और यहाँ पे येलो भी है, यानी कि ये पूरी तरीके से मर्ज ओवरलैप कर जाए। अगर एक रेडिएशन एक कलर दूसरे कलर के ऊपर ओवरलैप किया हुआ देखे तो समझ जाना इसे क्या बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर हम इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें तो इमिशन स्पेक्ट्रम यूजुअली डिसकंटिन्यूअस होता है, इसे लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से बुलाया जाए। आप देखिए यहाँ पे सारे स्पेक्ट्रम क्या है, सारे स्पेक्ट्रम कैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर मर्ज है कलर, लेकिन यहाँ पे कलर देखिए कुछ कलर फिर ब्लैक बैंड, फिर से कलर, फिर ब्लैक बैंड, फिर से कलर, फिर ब्लैक बैंड, फिर से कलर, फिर ब्लैक बैंड, फिर से कलर। तो ये जो कलर आपको दिख रहा है ये लाइन में दिख रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम जितने होते हैं वो कौन से होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। मेरे ख्याल से अब तक आपको ये समझ चुके होंगे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या होता है। जरा एक बार आप इसे बना लें, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जिसमें कलर्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही होगी, एक कलर दूसरे कलर के ऊपर ओवरलैप हो रहा हो तो समझ लेना कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम आप देखेंगे इस तरीके से लाइन के फॉर्म में बनेगा, ये लाइन स्पेक्ट्रम। अब आप इसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम को आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। आपको ये कॉपी पे नहीं बनाना है, आप बाद में कॉपी पे कभी बनाना, ड्राइंग नहीं करनी है, मैं ड्राइंग करने के लिए सिखा रहा हूँ, बस आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, आपको याद रहे लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में अंतर। यहाँ पे जो डार्क प्लेस के ऊपर एक ब्राइट फिल्म दिख रही है, वो जो ब्राइटनेस दिख रहा है वो आपका कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ दिखा रहा है। अगर मैं देखूं तो उस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम से वो पोर्शन निकाल दूं, ऐसे आपके पास पूरा कॉन्टिन्यूअस है स्पेक्ट्रम और वही पोर्शन अगर मैं निकाल दूं तो आप देखेंगे जहां से ये पोर्शन निकाला गया वहां पे आप देखेंगे डार्क लाइनें दिखेंगी। एक चांस हो सकता है ब्राइट लाइन दिखे और चांस हो सकता है कि डार्क लाइन दिखे। तो अगर आपको ब्राइट लाइन दिख जाए तो समझ जाना कि वो ब्राइट लाइन अगर आपको दिखे तो समझ जाना कि इमिशन स्पेक्ट्रम है, और अगर डार्क लाइन दिखे तो समझ जाना क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये लिखना नहीं, इसे स्क्रीनशॉट इसका भी लेना। ब्राइट लाइनें दिख रही है ब्लैक फिल्म के ऊपर, ब्राइट लाइन, आप इसे चाहे तो अपनी कॉपी में ऐसे लिख सकते हैं, ब्राइट लाइन ऑन द ब्लैक फिल्म, दिस इज इमिशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, डार्क लाइन
at color film is known as absorption spectrum. Bright line on black film emission spectrum, dark line on color film absorption spectrum. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब जब एनर्जी एब्जॉर्ब करे इलेक्ट्रॉन, इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करे तो उसे इमिशन स्पेक्ट्रम। चलिए आइए देखते हैं, ये देखिए जरा ध्यान से, यहां से सोर्स है, लाइट सोर्स है, यहाँ पे सैंपल रखा गया। सैंपल क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और जिन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे ये सोर्स क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जिन जिन एनर्जी को अगर उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या वहां पे कोई कलर दिखेगा नहीं, क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब हो गया। क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अगर ये एब्जॉर्ब हो गया तो एनर्जी कहाँ दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट आपको दिख रही है, इस फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है, ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, आपने सोर्स को सैंपल से पास कराया। तो सैंपल का काम क्या होगा, सैंपल का काम होगा वो एनर्जी, उसमें जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जिन जिन एनर्जी को, जिन जिन वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब किया है, उनकी जगह पे क्या आ जाएगा, ब्लैक फिल्म दिख जाएगा। तो जहां जहां पे उसने एब्जॉर्ब किया वहां वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लैक फिल्म दिखेगा। तो आप इसको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ एनर्जी इसने इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ पे ब्लैक फिल्म दिखी, ब्लैक डार्क लाइन दिखी। जहां पे इस वाले वेवलेंथ को भी एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ भी डार्क लाइन। जिस जिस वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब किया वहां वहां पे आप देखेंगे डार्क लाइन आपको दिखेगी। ये कौन सा स्पेक्ट्रम हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, तो आपने, मैंने आपको बताया इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, डार्क फिल्म के ऊपर ब्राइट लाइनें दिखती हैं, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, डार्क प्लेस दिखते हैं। ठीक है, दो टाइप के मैंने आपको सारी चीजें बता दी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ओके, स्टार पॉइंट बनाए और इस पॉइंट को नोट करें। हालांकि हमें इससे पढ़ना नहीं, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानते रहना। द स्टडी ऑफ emission or absorption spectra to determine the molecular structure is referred as spectroscopy. ये नाम आपको याद होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। तो नोट करें, the study of emission or absorption spectra to determine the molecular structure is referred as spectroscopy. The study of emission or absorption spectra to determine the molecular structure is referred as spectroscopy. Next point. Emission spectrum is also called atomic spectrum. Second point note there. Emission spectrum is also called atomic spectrum. ये कुछ स्पेक्ट्रम मैं दिखा दे रहा हूँ, ये नाइट्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ये नियॉन का स्पेक्ट्रम। ये जो इस तरफ आपको दिख रहा है, ये नाइट्रोजन का स्पेक्ट्रम है और वो नियॉन का स्पेक्ट्रम। आप लोग देखेंगे जो थर्मल ऑपरेशन होता है, स्पेक्ट्रम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब कोई चीज आप जब खरीदने जाते हैं, जब भी कुछ खरीदने जाएं, तो आप देखेंगे वहां पे एक टाइप का एक छोटा सा ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक को स्कैन करके वो सामान आपको दिया जाता है। किसी मॉल में आप जाए या नॉर्मल कोई कपड़ा खरीद लेते हैं, तो वो जो स्पेक्ट्रम वहां पे लिखा होता है, जिसमें सारी चीजें पड़ी होती हैं, बारकोड जिसे आप बोलते हैं, वो भी एक टाइप का स्पेक्ट्रम। यहाँ पे तीन स्पेक्ट्रम, तीन एटम के स्पेक्ट्रम को मैं दिखा दे रहा हूँ, सोडियम का, लिथियम का एंड मरकरी। सोडियम का स्पेक्ट्रम ये है, आप देखेंगे मरकरी का स्पेक्ट्रम ये है और लिथियम का स्पेक्ट्रम ये है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं उम्मीद करूंगा अब तक आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एब्जॉर्प्शन या इमिशन स्पेक्ट्रम हुए, जिन्हें आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम के नाम के बारे में बात कर रहे हैं, रॉबर्ट बुनसन ने इन सारी चीजों को इकट्ठा किया और उससे एक नया, ये समझ लो कि जितने भी
आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स देखते हैं उन एटम्स के बारे में जो स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे वो रॉबर्ट बोसन। हालांकि इनसे हमसे कोई मतलब नहीं, हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो हमारे सिलेबस में है नहीं तो हमें इनके बारे में क्या बहुत ज्यादा जानना। इन सब का स्पेक्ट्रम हम लोगों ने देख लिया अच्छे से। रही बात हीलियम की बात करें तो आप सबको पता है हीलियम जो है वो न्यूक्लियस में, वो भी सन के न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, वही एक अकेला सोर्स है सन का न्यूक्लियस, हीलियम का सोर्स। अगर मैं आपसे इसको थोड़ा सा, हालांकि ये हमारा सिलेबस नहीं, लेकिन फिर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर का काम क्या होता है? स्पेक्ट्रोमीटर का काम होता है जैसे यहाँ पे सोर्स से, ये जो सोर्स है इस सोर्स से लाइट इंटरफेरोमीटर में जाता है, इंटरफेरो सर आवाज नहीं आ रही, वेट। आवाज नहीं आ रही है? सर नाउ यू आर ऑडिबल। ओके, मेरी आवाज आ रही है? जैसा कि आपको पता है हीलियम जो है सिर्फ और सिर्फ सन के न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। मैं आपको बता दूं एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ही वो पहला सोर्स था जिससे बोर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी की नींव रखी। तो आज के लेक्चर में तो वो नहीं हो पाएगा, यानी कि आज के लेक्चर में हमने वो बोर के एटॉमिक मॉडल को जितनी भी चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी उन सारी चीजों को हमने पढ़ा। तो और आज के लेक्चर में थोड़ा बहुत टेक्निकल फॉल्ट भी हुआ है, नेटवर्क के इश्यूज में, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बस आपसे सॉरी बोलना चाहूंगा, उसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, आज की इस वीडियो रिकॉर्डिंग मैं एक बार फिर से रिकॉर्ड करूंगा और रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। तो जिन लोगों को आज के नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि ये वाली रिकॉर्डिंग में भी नेटवर्क प्रॉब्लम आई ही होगी, तो मैं इस पूरे टॉपिक को फिर से रिकॉर्ड करूंगा 2 घंटे और रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे चैनल पे डाल दिया जाएगा। आप इसको यूट्यूब चैनल, अगर जहां जहां पे आपको नेटवर्क प्रॉब्लम हुई हो और कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि यहाँ पे मैं नोट नहीं कर पाया, मैं सर क्या बोल रहे थे सुन नहीं पाया हूँ, तो सारी चीज यूट्यूब से जाकर के देख सकते। हम बोर के एटॉमिक थियरी को हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से जान पाएंगे। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे और स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को किस तरीके से बोर ने अपने एटॉमिक थियरी में इंक्लूड किया था उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है, बाय बाय।